स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पहला टॉपिक था भारतीय इतिहास का परिचय वो समाप्त हो चुका था। उसके बाद उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके थे। आपका जो दूसरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वह आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इस क्रम में आप देखते हैं कि आखिर प्राचीन भारतीय स्रोत की जरूरत हमें क्यों होती है। तो सर जैसा कि हमें पता है कि इतिहासकारों का जो काम है मुख्य वो यह है कि अतीत की जो भी हमारी घटनाएं थी उसे क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी तरीके से उसका हम वर्णन किया जाए। तो इस क्रम में हमारे जो प्राचीन इतिहासकार हैं उन्होंने ध्यान दिया कि अगर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें दो स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। एक तो प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोत और दूसरा जो हमारा क्रम का स्रोत है वह साहित्यिक स्रोत। तो इसी पर आधारित आज हमारा जो चैप्टर है वो इस प्रकार से है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, द सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के लिए हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग जो हमारा होता है वो पुरातात्विक होता है स्रोत और जो दूसरा हमारा होता है वह साहित्यिक स्रोत होता है। इन दोनों स्रोतों की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हम इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इन दोनों स्रोतों की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने ही इतिहास का क्रमबद्ध विवरण दिया, क्योंकि उन्होंने दोनों स्रोत पर आधारित जितने भी प्रमाण थे उनका मूल्यांकन किया। हमारे भारतीय इतिहासकार में हेरोडोटस, लिवी और टेसियस जैसे इतिहासकार तो नहीं थे। इस वजह से हमारे भारतीय इतिहास में हमने क्या किया कि इतिहास अपना लिखा तो लेकिन उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं किया। इसलिए जो विदेशी इतिहासकार हैं वह यह मानते हैं कि भारतीय इतिहासकारों को इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें इतिहास की जानकारी भी थी लेकिन उसका जो क्रमबद्ध विवरण था वह हमने कहीं लिखित रूप में साक्ष्य के रूप में उसे नहीं रखा। इसलिए वो मानते हैं कि हमें इतिहास की जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम जो भारतीय इतिहासकार होते थे वो राजनीतिक कम साहित्यिक स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि जो प्राचीन विषय हमारा था वो धार्मिक साहित्य था और उसमें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवल इन्हीं चीजों की चर्चा करते थे। इन्हीं चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए इतिहास का जो एक कंप्लीट विवरण है वह हमें विदेशी स्रोतों से ही प्राप्त होता है। जो वहाँ के इतिहासकारों के वर्णन है हमें उन पर निर्भर होना पड़ता है। तो आइए उस क्रम में हम देखते हैं कि सुविधा की दृष्टि से इसे हमने पुरातात्विक और साहित्यिक दो स्रोतों में बांट दिया है। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले जो हमारा स्रोत है वह है अभिलेख, दूसरा जो हमारा स्रोत है वह है सिक्के, तीसरा जो हमारा स्रोत है वह है स्मारक भवन, चौथा जो हमारा स्रोत है वह है मूर्तियां, पांचवा जो स्रोत है हमारा वह है चित्रकला, छठा जो हमारा स्रोत है वह है अवशेष। साहित्यिक स्रोतों में देखते हैं तो हम सबसे पहले देशी साहित्य लेते हैं, दूसरा हम विदेशी साहित्य लेते हैं। देशी साहित्यों में धार्मिक ग्रंथ के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें दो ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखते हैं उपनिषद आता है, वेदांग आता है, महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृति और धर्मशास्त्र आते हैं। लेकिन जब हम ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जाते हैं उसमें हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ देखने को मिलते हैं। विदेशी साहित्य में हम पढ़ते हैं ईरानी साहित्यकार को, यूनानी साहित्यकार को, रोम के साहित्यकार को, चीनी साहित्यकार को, अरबी साहित्यकार को, मुसलमान लेखकों को। अर्थात जो कंप्लीट आपका इतिहास का स्रोत है इन्हीं टॉपिकों पर निर्धारित है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में, जिन्हें हम क्रमानुसार आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्रम में हमारा है अभिलेख। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभिलेख हमारे होते क्या थे। तो अभिलेख जो होते थे वो पत्थर या धातु की चादरों पे या तो कोई लिपि या चिन्ह लिख दिया जाता था या कोई विवरण लिख दिया जाता था। उसकी तिथियां अंकित भी होती थी और तिथियां अंकित नहीं भी होती थी। उस क्रम में हमें जो सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त होता है वो मौर्यकालीन अभिलेख
अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो एक तो उसमें हम पढ़ेंगे अशोक के समय के अभिलेख, दूसरा हम पढ़ेंगे उसमें अशोक के बाद के अभिलेख। फिर अब हम जब आते हैं अशोककालीन अभिलेख में, तो अशोककालीन अभिलेखों में हम देखते हैं कि आपका मास्की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, और कुछ अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। इसलिए हम जब भी मौर्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो अभिलेख के रूप में वहां साक्ष्यों को जरूर देखते हैं, क्योंकि उसमें हम अभिलेखों में देखते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास के समय अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें हमें वहां के राजतंत्र के बारे में, धार्मिक इतिहास के बारे में, राजनीतिक और आर्थिक, ये चारों क्रम के इतिहास के बारे में विवरण अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। दूसरा जब हमारा क्रम आता है वह आता है सिक्कों का। तो सिक्कों के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे सिक्के थे वो पंचमार्क कॉइन थे, आहा सिक्के जिनको हम कहते थे। इन आहा सिक्कों के आधार पे प्रागैतिहासिक कालीन जो सिक्के होते थे वह थे, लेकिन माना जाता है कि हमें या भारतीयों को सिक्कों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिक्कों का ज्ञान हमने क्रमशः यूनानियों से लेना सीखा है, क्योंकि यूनानी क्या होते थे कि जब यूनानी हमारे भारत में आए तो उन्होंने सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। उनके सिक्कों में एक तरफ राजा की आकृति होती थी और दूसरी तरफ तिथि का अंकन होता था। वहीं से हमने सिक्कों की कला सीखी। सिक्कों की कला में ध्यान देने वाली बात है कि सिक्कों को हम क्रमशः 3 भागों में बांट लेते हैं। सिक्कों के आधार पर जो हम इतिहास के स्रोत निकालते हैं कि अगर हमें सिक्के एक जगह पर ज्यादा संख्या में मिलते हैं तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि वहां उस राजतंत्र का राज्य था। दूसरा हम जब देखते हैं कि अगर सिक्कों पे कोई आकृति मिलती है, देवी देवताओं की आकृति, तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि उस समय जो हमारा धर्म था वह उस राजा का वह क्या था। तीसरा सिक्कों की खोट, तो उसमें हम देखते हैं या धातुओं की मात्रा के आधार पे। तो जब धातुओं की मात्रा के आधार पर देखते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय उस राजतंत्र की जो आर्थिक स्थिति थी वह कैसी थी। अब आते हैं तीसरे क्रम में स्मारक और भवन में। स्मारक भवन में तो इसमें प्रायः हमें 2 ही चीज दिखाई मिलती हैं। एक तो मिलते हैं स्तूप और दूसरा जो हमारा मिलता है वह राजप्रासाद, बड़े बड़े महल मिलते हैं। तो स्मारक भवन में हम देखते हैं कि भरभूत का स्तूप, सांची का स्तूप, बोध गया का स्तूप, इन स्तूपों को देखते हैं। और तीसरे क्रम में जब हम मूर्तियों में आते हैं तो हमारा मूर्तियों में हमें देखते हैं कुषाणकालीन मूर्तियां और गुप्तकालीन मूर्तियां। कुषाणकालीन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के कई मूर्तियां बनाई गई हैं, और गुप्तकालीन मूर्तियों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यह थी कि गुप्तकालीन जो मूर्तियां थी उसमें आभा मंडल और मनुष्य की दैवत्व की जो परिभाषा है वह दी जाती थी, अर्थात उसके आभा मंडल, शारीरिक सौष्ठव तथा उसके मुखाकृति को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता था और ये दिखाया जाता था कि मनुष्य में देवत्व का अंश होता है। फिर हम आते हैं चित्रकला में। तो चित्रकला में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ हमें अजंता, एलोरा की चित्रकलाएं प्रमुख मिलती हैं। इसमें हम सब देखते हैं कि इस चित्रकला में, अजंता की चित्रकला में हम देखते हैं कि मनासा राजकुमारी, माता और शिशु का चित्र इतना ज्यादा विख्यात है कि उसे विश्व में एक अद्भुत और शाश्वत चित्रकला की संज्ञा भी दी गई है। अवशेषों में जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत जो पुराने हमारे अवशेष हैं, तो हमने आपको बताया हुआ था पत्थर के औजार थे, मिट्टी के बर्तन थे, छोटे छोटे आभूषण थे और कई कलाकृतियां थी जो अवशेषों के रूप में मिलती थी। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम स्मारक भवन पढ़ते हैं तो उस स्मारक भवन में हम एक देखते हैं कि उस स्मारक भवन में बनाने के लिए 3 शैलियों का प्रयोग होता था, जिसमें से जो सबसे बड़ी शैली, ऊपर वाली शैली थी उत्तरी भारत की, वह नागर शैली थी, और दक्षिणी भारत की जो हमारी शैली थी वह द्राविड़ थी, और जो मध्य भारत की शैली थी वह बेसर शैली थी। अर्थात 3 शैलियों का प्रयोग करके स्मारक भवन बनाए जाते थे। आइए अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोतों के आधार पे। साहित्यिक स्रोतों में
हमने आपको बताया देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य में धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र। ब्राह्मण ग्रंथों में हम 4 ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिसमें से आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इन्हीं चारों वेदों में, लेकिन इन चारों वेदों का जो मूल तत्व है उसमें भी यही है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों विषय ही उसमें प्रधान रूप से बताए गए हैं। उपनिषद में जब हम आते हैं तो इसमें जो दार्शनिक विचार हैं वो पाए जाते हैं कि जीवात्मा क्या है, मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है, जीवात्मा का ईश्वर से क्या संबंध है, ईश्वर की परिकल्पना कहाँ तक की गई है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है, ये सब आपको उपनिषदों में मिलते हैं। फिर जब हम आगे जाते हैं तो महाकाव्य आपका मिलता है, जिसमें से आपका रामायण और महाभारत है। पुराणों में जब हम आते हैं तो सबसे जो पुराना हमारा पुराण है वह मत्स्य पुराण है। इसी तरीके से गरुड़ पुराण, शैव पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे ही आगे धीरे धीरे चलते रहते हैं। स्मृतियों में जब हम आते हैं तो स्मृति और धर्मशास्त्रों में हम आते हैं तो हम पुराने साहित्य को भी देखते हैं कि अष्टाध्यायी जो लिखा है वो पाणिनि ने लिखा है, और महाभाष्य ने जो टीका लिखा है वो पतंजलि ने लिखा है, महाभाष्य पर टीका लिखा है, महाभाष्य जो ग्रंथ की रचना की है। अब हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वह है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं आपका विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में व्याख्या की गई है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में व्याख्या की गई है, और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के कथनों के बारे में चर्चा की गई है। साथ साथ में अभिधम्म पिटक में जो आपके मॉन्क होते थे, बोधित्व होते थे, बोधिसत्व होते थे, उनके बारे में जानकारियां दी गई हैं। जैन ग्रंथ में जब हम आते हैं तो जैन ग्रंथ के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं इसमें हम देखते हैं कि आपका 12 अंग पाए जाते हैं, जिसमें अथर्वांग सूत्र है, आपका न्याय धम्म कहा है, इसी के साथ साथ में भगवती सूत्र ग्रंथ है, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। और ये जितने भी ग्रंथ हैं वो भारतीय राजनीति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और भारतीय वेशभूषा और रहन सहन के बारे में विवरण देते हैं। बौद्ध ग्रंथ में एक और ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय, जिसके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं विदेशी साहित्य में। तो विदेशी साहित्य में हम ईरानी है, ईरानी साहित्य में यूनानी है, रोम है, चीनी है, अरबी है, मुसलमान लेखक है। ईरानी, यूनानी, रोम, चीनी, अरबी और मुसलमान। ईरानी लेखकों में मोहम्मद अल बैहाकी और शाहिब अल बैहाकी का नाम आता है। यूनानी और रोम लेखकों में हमने आपको बताया होगा कि आप हेरोडोटस का नाम सुनते हैं, हिकेटियस का नाम सुनते हैं, लिवी का नाम सुनते हैं, ये सब बहुत बड़े इतिहासकार थे। हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता भी कहा जाता है। सीधे क्रम में जब हम आगे जाएंगे चीनी इतिहासकारों के बारे में तो उसमें हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के काल में, हुएनसांग के बारे में, इत्सिंग के बारे में, फायान के बारे में। इन तीनों लेखकों ने भारत का जो वर्णन किया है वो इस परिप्रेक्ष्य में किया है कि भारत में उस समय कौन सा धर्म प्रधान था, किस धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा मिलती है, संस्कृति भारत की क्या थी, रहन सहन का स्तर क्या था, उनके जो विज्ञान थे उनकी उन्नति कैसी थी, इसके बारे में विवरण हमें प्राप्त होता है। अरबी लेखकों में हम जाते हैं तो आपका अल-मशूदी और इब्न बतूता का नाम मिलता है। इन दोनों अल-मशूदी और इब्न बतूता का नाम मिलता है। साथ साथ में अल-बरूनी का भी नाम मिलता है। अल-बरूनी की एक पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है किताबुल हिंद, और इब्न बतूता की जो दूसरी पुस्तक है वह है रहला। इसके बारे में भी भारतीय समाज के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। हम आगे जब जाते हैं मुसलमान लेखकों के बारे में तो हम आगे देखते हैं आपका उतबी है, फिरदौसी है, हसन निजामी है। ऐसे धीरे धीरे और लेखक बढ़ते जाते हैं जो कि समकालीन लेखक होते हैं। जैसे जैसे राजाओं के आते जाते हैं वो उनके साथ में जो राजाश्रित कवि होते हैं
और लेखक होते हैं जुड़ते चले जाते हैं। तो भारतीय इतिहास के स्रोत में हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रीलिम्स के आधार पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक। पुरातात्विक में सबसे पहले हम अभिलेख देखते हैं जो कि धातु के चादरों पे बनाए जाते हैं या पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते हैं, अशोक के पहले के अभिलेख और अशोक के बाद के अभिलेखों को। सिक्कों में देखते हैं कि पहले सिक्के जो हमारे थे 5 मार्क कॉइन थे, फिर यूनानी आए जिन्होंने सिक्के का प्रचलन किया, फिर स्मारक भवन देखते हैं, उसमें हम शैलियाँ देखते हैं, 3 शैली, नागर शैली, वैश्य शैली और द्रविड़ शैली, फिर मूर्तियाँ देखते हैं और चित्रकला देखते हैं, फिर अवशेष देखते हैं। देशी साहित्य में धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र। फिर बौद्ध ग्रंथ में जाते हैं और दूसरे जैन ग्रंथ में देखते हैं। साहित्य में विदेशी साहित्य ईरानी, यूनानी, रोम, चीनी, अरबी और मुसलमान लेखक। इनको हम इसलिए डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे तो वहीं से जो सारे साक्ष्य हैं वो धीरे धीरे मिलते जाएंगे। जैसे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे तो वहाँ हम अवशेषों के बारे में आपको जानकारी देंगे, सिक्कों के बारे में जानकारी देंगे, चित्रकलाओं के बारे में जानकारी देंगे, स्मारक भवन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और अभिलेख की जानकारी आपको अशोक के काल में मिलेगी। और जैसे ही जब हम वैदिक साहित्य पढ़ाएंगे तो उसमें जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हम आपको धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। और फिर जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ पढ़ाएंगे। और जो समकालीन जैसे ही हम इतिहास का मूल्यांकन के बाद जैसे मिडिल हिस्ट्री में जाते हैं तो उसमें चीनी, अरबी, मुसलमान जितने भी लेखक हैं उनका धीरे धीरे हम आपको वर्णन बताते रहेंगे, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन दोनों इतिहास में क्रमशः आते चले जाएंगे और हम आपको बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि सुविधा की दृष्टि से हमने इतिहास को सिर्फ 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल रहा है, वहाँ लिपियों की हमें जानकारी नहीं थी, लिपियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे जब हम आदि ऐतिहासिक काल में बढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हमें लिपियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होती है, लेकिन वो जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे हम लिपियों को पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जब हम इतिहास काल में जाते हैं तो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लिपियां भी उपलब्ध हैं, क्योंकि मानव अपनी विकसित अवस्था में था, इसलिए वहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनका हम वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो इतिहास काल को हम 3 कालों में बांट देते हैं, पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आपका आधुनिक इतिहास और चौथा उस क्रम में हम जाते हैं तो विश्व इतिहास आता है। इसी क्रम में हमें देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य ने प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष जारी रखा, धीरे धीरे वो अपनी विकसित अवस्था में आता गया। आदि ऐतिहासिक काल में वो अपनी कंप्लीट विकसित अवस्था में आ चुका था और फिर आगे बढ़ता हुआ वो बर्बर से सभ्य मानव की श्रेणी में आ गया। इन चीजों के क्रम में हम ये देखते हैं कि हमें उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसमें हमें 2 चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ा, पुरातात्विक में और साहित्यिक स्रोतों में। इसके बाद ये जो आपका भारतीय इतिहास के स्रोत है यह टॉपिक आपका यहीं समाप्त हो जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो आपका कल स्टार्ट होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता हम आपको कल से पढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय इतिहास के स्रोत पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जो भी बनते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी धार्मिक इतिहास, जो सुधार आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन, वहाँ से ऐसे ही धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आज छोटा टॉपिक था हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, जो अब खत्म हो चुका है। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका जो अपना चैनल है स्टडी विद टाइगर, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगता है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ परिणाम
मिल रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए, जिससे अगर कोई भी सुधार की संभावनाएं बनती हैं तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे। इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती हैं। जय हिंद, जय भारत।